गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हृदय रोग एक सूजनकारी बीमारी। प्रतिदिन हम और आप अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की समस्या की गंभीरता के बारे में चेतावनियां सुनते रहते हैं। जैसा मैं अध्याय 2 में बता चुका हूं कि अमेरिका में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग से होती हैं। हो सकता है मेरी तरह आप भी सांख्यिकीय आंकड़ों और मीडिया की सलाह से संभवतः ये मानते होंगे कि हृदय रोग का प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल है। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि मेरी तरह आप भी ये जानकर अचंभित हों कि हृदय रोग का मुख्य दोषी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह रक्त नलिकाओं की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल। मेरा शोध ये बताता है कि अमेरिका में आधे से अधिक दिल के दौरे के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतया, तथा आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रक्त नलिकाओं की सूजन को कम या पूरी तरह खत्म करने के बारे में मेरी खोज क्या बताती है। हाँ, बिल्कुल सही, अतिरिक्त पोषक तत्व। ये खोज दिल के दौरे के बचाव और इलाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही कम करने पर ध्यान देने की बजाय आपको धमनियों की सूजन के कारण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। ये दृष्टिकोण हृदय रोग से बचाव और उसे उलटने में महत्वपूर्ण और नाटकीय भूमिका निभा सकता है। क्या आप जानते हैं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर कोरोनरी आर्टरीज डिजीज और हृदयघात के लिए हमेशा खतरा नहीं माना जाता था? 1972 में मैंने जब पहली बार मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की तो हम 320 से नीचे के किसी भी कोलेस्ट्रॉल स्तर को सामान्य मानते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल स्तर 280 या 310 के आसपास होता था, मैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करने के लिए कहता था, क्योंकि उनका यह स्तर सामान्य था। लेकिन 1970 के दशक के अंतिम दौर में यह बात सही नहीं रह गई थी, क्योंकि हमें यह लगने लगा था कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना अधिक होगा, हृदयघात या दिल के दौरे की आशंका उतनी ही अधिक होगी। यह आकलन फ्लेमिंघम के शोध अध्ययन पर आधारित था, जो मैसाचुसेट्स फ्लेमिंघम में रहने वाली मरीजों की विशाल आबादी पर किया गया था। वैज्ञानिकों के इस अध्ययनों से पता चला कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, दिल के दौरे की आशंका भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इस शोध के बाद 200 से ऊपर का कोलेस्ट्रॉल स्तर असामान्य माना जाने लगा, और जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल का स्तर 240 से ऊपर पाया जाता था, उनके दिल का दौरा बढ़ने का खतरा सबसे अधिक माना जाने लगा। 1980 के प्रारंभ में चिकित्सकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं थे। हमें पता चला कि वास्तव में HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद होता है, और इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवार की भीतरी सतह पर जमा होकर प्लाक बनाता है और इन्हें संकरा कर देता है। इसके साथ आने वाला HDL कोलेस्ट्रॉल
तो वास्तव में धमनियों में सफाई का काम करता है। इस खोज के बाद हम कोलेस्ट्रॉल के कुल स्तर के साथ साथ अच्छे और ख़राब दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की भी जांच करने लगे। हम कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का भाग देकर इसका अनुपात मालूम करते हैं। हृदय रोग के मामले में यह अनुपात जितना कम होता है, मरीज के लिए उतना ही अच्छा होता है। एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की जांच अब एक सामान्य बात हो गई है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अब हम कोलेस्ट्रॉल के महत्व और एलडीएल के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक हो गए हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जो भी ज्ञान बांटा है वह बहुत आम बात है। क्या आप कुछ असामान्य ज्ञान के लिए तैयार हैं? अभी तक मैंने आपके साथ जो ज्ञान बांटा है, अब उससे क्या आप और असामान्य ज्ञान के लिए तैयार हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में खराब नहीं होता है। ईश्वर ने जब इसे बनाया था तब उससे कोई गलती नहीं हुई थी। शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नेटिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। दरअसल ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका के अन्य भागों और शरीर के लिए ज़रूरी अनेक हार्मोनों के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि हमें भोजन से इसकी पर्याप्त मात्रा न मिले तो शरीर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाना शुरू कर देता है। समस्या तब आती है जब स्वतंत्र तत्व प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बदलते हैं या ऑक्सीकृत करना शुरू कर देते हैं। ये बदला हुआ कोलेस्ट्रॉल ही वास्तव में हानिकारक होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 1989 के संस्करण में डॉक्टर डैनियल स्टीनबर्ग ने यह प्रमाणित किया कि यदि मरीज के शरीर में ऑक्सीकरण का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कभी भी हानिकारक नहीं होता है। स्टीनबर्ग का सिद्धांत आने के बाद से ही सैकड़ों शोध इसे प्रमाणित करने या गलत सिद्ध करने के लिए किए गए। आप इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं डॉक्टर स्टीनबर्ग के इस नए सिद्धांत को इतने उत्साह से क्यों मानते हैं। मैं भी क्यों ना मानूं, क्योंकि इस एक साल में ही अमेरिका में लगभग 15 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से लगभग आधे मरीजों की उम्र 65 साल से कम रही होगी। हम सभी अपने ऐसे कई मित्रों और चहेतों को जानते होंगे जिनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था और वे अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। यदि स्टीनबर्ग का सिद्धांत सही साबित होता है तो इससे आशा की नई किरण के साथ साथ दिल के दौरे से बचाव और इलाज के नए रास्ते खुल जाएंगे। डॉक्टर स्टीनबर्ग द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद 1997 में शोधकर्ता डॉक्टर मार्को डियाज ने तब एक मेडिकल जर्नल में छपे अनेक अध्ययनों का एक प्रभावकारी पुनरावलोकन प्रस्तुत किया। डियाज ने बताया कि जिस मरीज के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर ऊंचा होगा उसके हृदय में धमनी संबंधी बीमारी की आशंका बहुत कम होगी। इस दौरान जानवरों पर किए गए अध्ययनों से भी डॉक्टर स्टीनबर्ग के सिद्धांत को समर्थन मिला। एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व मृत्यु के सबसे प्रमुख
कारण हृदय रोग के खिलाफ युद्ध में एक नई आशा बन गए हैं। सूजन की प्रक्रियाओं की प्रकृति। सूजन की प्रतिक्रियाओं की प्रकृति। डॉक्टर बता रहे हैं कि रक्त नलिकाओं में सूजन के लिए सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जवाबदेह नहीं है, इसके लिए हीमोसिस्टीन, इसे हम अध्याय 6 में जानेंगे, तथा धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, वसायुक्त भोजन, डायबिटीज से उत्पन्न होने वाले स्वतंत्र तत्व ही जिम्मेदार होते हैं। धमनियों में होने वाली सूजन शरीर के किसी भी अन्य अंग में होने वाली सूजन के समान ही होती है। मैं आपको ये प्रतिक्रिया चित्र के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ये ठीक प्रकार से जान सकें कि कोशिकीय स्तर पर वास्तव में होता क्या है। आप इसकी अति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास न करें। यह समझना अधिकतर चिकित्सकों के लिए भी मुश्किल होता है, इसीलिए यदि आप इसे पूरी तरह न समझ पाएँ तो निराश न हों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी धमनियों को इस मुश्किल से कैसे बचा सकते हैं। यह एकमात्र एकदम सरल तरीका है। जब आप एक मध्यम आकार की धमनी की अनुप्रस्थ काट की संरचना देखते हैं, चित्र 1, तो आपको कोशिकाओं की पहली परत एंडोथेलियम दिखाई देगी। यह धमनी के भीतर का पतला ऊतक टिश्यू होता है। मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वह सब कोशिका की इस पतली परत तथा परत के ठीक नीचे स्थित सब एंडोथीलियल क्षेत्र है से संबंधित है। देखें चित्र, ये चित्र हैं हमारी कोशिकाओं की भीतरी झिल्लियाँ जो बहुत नाजुक और कोशिका होती हैं। धमनी की आंतरिक सतह कोशिका की एक संवेदनशील तरह एकल परत से बनी होती है जिसे एंडोथीलियम कहते हैं। इसके नीचे मस्कुलर परत होती है। एंडोथीलियम और मस्कुलर परत के बीच में सब एंडोथीलियल क्षेत्र होता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से क्षति की शुरुआत होती है। चित्र 2, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण। प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वास्तव में सब एंडोथेलियम क्षेत्र में फंस जाता है। यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं हो तो यह आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। यह ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब तक वसा के साथ नहीं मिल जाता, मोनोसाइट सफ़ेद कोशिकाएं इसे आसानी से चट कर जाती हैं। याद रखें कि यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत न हो तो ऐसा नहीं होगा। जब ये मोनोसाइट ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से फूल जाती है तो फोम सेल बन जाती है। फोम सेल इस क्षेत्र में ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करके धमनी की संवेदनशील लाइनिंग को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे एंडोथेलियम को चोट पहुंचती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस प्रकार धमनी के कठोर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूजन की प्रक्रिया 4 चरणों में होती है।
एंडोथेलियम एक अति संवेदनशील अंदरूनी परत होती है जो हल्के खिंचाव से भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लगभग सभी शोध वैज्ञानिक अब तक यह मानते हैं कि जब ऑक्सीडेटिव तनाव इस पतली एक कोशिकीय परत को क्षतिग्रस्त करता है या इसमें खिंचाव पैदा करता है, तब धमनी के कठोर होने की शुरुआत हो जाती है। ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टीन तथा अत्यधिक स्वतंत्र तत्वों के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है और इस कारण एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह तब संभव होता है जब प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनी की परत के निचले हिस्से सब एंडोथेलियल क्षेत्र से गुजरने में सक्षम होता है। यही आकर यह ऑक्सीकृत भी हो जाता है। इसके बाद यह कोलेस्ट्रॉल धमनी की परत को उत्तेजित करना शुरू कर देता है। दूसरा चरण, सूजन का दूसरा चरण प्रक्रिया का। हमारे शरीर में धमनी की एंडोथेलियम की सुरक्षा के लिए रक्षा तंत्र होता है। चोट लगने की स्थिति में हमारा शरीर कुछ विशिष्ट सफ़ेद कोशिकाओं, विशेष रूप से मोनोसाइट्स को भेजकर हानिकारक ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने की कोशिश करता है। मोनोसाइट का सुरक्षा समूह दुश्मन को चटकर एंडोथेलियम को क्षतिग्रस्त होने से बचाने या कम करने का प्रयास करता है। यदि सूजन की यह प्रक्रिया सफल हो जाती है तो समस्या खत्म हो जाती है और धमनी की परत की मरम्मत हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए मोनोसाइट एक प्रकार की सफ़ेद मिनी वेन है। यह बच्चे को एक जगह से ले जाकर उन्हें सही स्थान पर छोड़ती है। इस मिनी वैन में एक समय में सीमित संख्या में ही बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें सीट और सीट बेल्ट की संख्या भी सीमित होती है। किसी अच्छे दिन यह बात मोनोसाइट के लिए भी सही होती है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये इधर उधर घूमते हैं, प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को उठाते हैं और दूसरे प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देते हैं। एक मिनी वैन की तरह ही मोनोसाइट भी एक बार में कुछ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कणों को ही ले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया तंत्र, नेचुरल फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम कहलाती है। जब प्रकृति एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के कणों छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अब वे फायदे की जगह शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तथा मोनोसाइट इन्हें बिल्कुल अलग तरीके से अपनी पकड़ में लेते हैं। मोनोसाइट लगातार इन खराब ऑक्सीकृत एलडीएल कोशिकाओं को एकत्रित तो करते हैं रहते हैं, लेकिन इन्हें बाहर नहीं करते हैं। ये उन शोरगुल करते मोटे बच्चों के मिनी वैन के पीछे दरवाजे से घुसने की तरह होता है, जिसके ड्राइवर का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वैन में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, यदि ऐसा हो जाए तो वैन नियंत्रित हो जाएगी और जल्द ही ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मोनोसाइट हर बार खराब कोलेस्ट्रॉल को समान तरीके से जुड़ते हैं क्योंकि इसके लिए कोई प्रतिक्रिया तंत्र नहीं होता है। इस कारण मोनोसाइट में तनाव आ जाता है। इसी तरह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वसा भी फूली हुई कोशिका के समान दिखाई देने लगते हैं। ये बिल्कुल वसा की गेंद की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि अब ये फूली हुई
कोशिका धमनी की भीतरी दीवार पर चिपक जाती है तथा इसमें धमनी कठोर होकर प्रारंभिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे फैटी स्ट्रिक कहते हैं। ये फैटी स्ट्रिक शरीर में एक प्रकार की सूजन पैदा करती है। ये इस प्रक्रिया की शुरुआती का चरण है जिसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यदि प्रक्रिया का शुरुआती चरण में जिसे एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, यदि ये प्रक्रिया में कहीं रुक जाए तो शरीर के पास एक अवसर होता है कि इस कमी को दूर कर दे, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। किसी वृद्ध की तरह ही इसमें भी आसपास कई प्रकार की क्षति होती रहती हैं। दूसरे शब्दों में धमनी की दीवार की मरम्मत के दौरान भी इस नाजुक दीवार में कुछ न कुछ क्षति अवश्य होती है। दरअसल इससे अधिक सूजन आ जाती है जो अधिक से अधिक मोनोसाइट्स को आकर्षित करती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया से हमारी धमनियों में गंभीर सूजन उत्पन्न होने लग जाती है। अब सूजन का तीसरा कारण। तीसरा चरण गंभीर सूजनकारी प्रक्रिया का दिल के दौरे। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। सूजन का भी ये तीसरा लंबा है, इसलिए जो है उसका दूसरा बनाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपके काम की चीज़ है और आप इसको जान करके स्वस्थ रह सकते हैं और आप जो है ना जल्दी बूढ़ा होने की प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। समझ करके अपने आप की जानकारी ले सकते हैं कि है तो आपका शरीर ये दिव्य आत्मा का बनाया हुआ, लेकिन ये बनाने वाले की धन्यवाद करते के साथ साथ ये पूरा इसको जानना भी है कि ये रचयिता ने देखो कैसी रचना की है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त हरि सिंह।